Hello everyone, welcome to Major HS Kalsis Balnoi Academy. Myself गगन यादव, your GS फैकल्टी। और आज एक और क्लास लेकर आ गए हम करंट अफेयर्स की, जो कि होने वाली है हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर। तो जितने भी पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, कोई बिल अगर नया आया है या किसी भी चीज से लेकर कोई भी करंट इशू है और वो हमारे पॉलिटी से रिलेट करता है, उस टाइप के करंट अफेयर्स लेकर हम आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज आर्टिकल 15 क्लोज 5। क्या है आर्टिकल 15? तो आर्टिकल 15 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 15। और उससे रिलेटेड न्यूज में क्या था? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। अब ये बिल किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल 15 से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 क्या है। आर्टिकल 15 पार्ट 3 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसमें क्या दिए गए हैं? उसमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। क्या है सर? फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स में कहां से स्टार्ट होते हैं सर? 12 से लेकर आर्टिकल 34 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर है? आर्टिकल 34 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर है? सो आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 12 बताता है और आर्टिकल 13 बताते हैं कि लॉ क्या होगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करेंगे, उसकी डेफिनेशन से प्लस आर्टिकल 12-13 में हमारी कुछ स्टेट की डेफिनेशंस दी गई हैं। आर्टिकल 12 में बताया गया है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आपको स्टेट के अगेंस्ट में दिए गए हैं, स्टेट से बचाने के लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे उससे बचाने के लिए। और आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं हमारे कुछ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 14 से, सॉरी, तो आर्टिकल 14, 15, 16 एंड सो ऑन टिल आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 14 उसके बाद आता है आर्टिकल 15। सो जो आर्टिकल 15 है ये किस चीज की बात करता है? ये बात करता है इक्वल, किस चीज की बात करता है? सॉरी, एक बार देखेंगे। ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में ये राइट है। और ये एक इक्वालिटी का राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। उससे कुछ राइट्स है जैसे कि 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। एंड आर्टिकल 15 क्या कहता है कि देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे कि रेस, यानी कि काले गोरे का कोई भेद नहीं होगा। रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर यानी कि सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन पब्लिक प्लेसेस, यानी जो पब्लिक प्लेसेस हैं जो सभी के लिए अवेलेबल हैं, उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पर, जो मैंने आपको ग्राउंड्स बताए। क्या ग्राउंड्स बताए? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज। इसका मतलब यह है सर इनके अलावा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 15 क्लोज 5 जो है हमारा, वो ये कहता है कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। यानी कि अगर जो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक वीकर क्लासेस हैं, यानी कि जैसे कि आप देखिए बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC STs हैं, और आपकी विमेन है, चिल्ड्रंस हैं, इन सभी के लिए क्या है? कुछ स्पेशल प्रावधान किए जा सकते हैं। ये तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 15 क्लोज 4 में लिखा हुआ था। लेकिन 15 क्लोज 5 में क्या लिखा कि आर्टिकल 15(5) एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस, यानी कि आप
डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सर अगर डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा तो वो भी तो एक डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि उनको एडवांसमेंट करने के लिए है, जो बहुत पीछे रह गए हैं मेन स्ट्रीम से, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, उनका एडवांसमेंट करने के लिए, उनका वेलफेयर करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। और कौन कौन इंक्लूड है? शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्लियर है? तो एससी, एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। इट अनेबल स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस इन एडमिशन, जो रिजर्वेशन मिलते हैं आपको एडमिशंस वगैरह में, या इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल, जो सरकारी या प्राइवेट संस्थान है उनमें भी जो आपको रिजर्वेशन दिए जाते हैं, वो उनकी सोर्स ऑफ पावर कहां है? आर्टिकल 15(5). क्लियर है? ये अनेबल करता है, ये कहता है कि सरकार ऐसा काम कर सकती है। क्लियर? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 13(1) आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट्स एम्बिट। यानी कि जो आर्टिकल 30 है हमारा, जो माइनॉरिटीज को उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने की आजादी देता है कि दे कैन एडमिनिस्टर एस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वहां से वो इस चीज से दूर हैं, वो बाहर हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खुद एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन, सबसे ज्यादा अहमियत, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? माइनॉरिटीज को दी जाएगी। क्लियर है? चलिए, और क्या है? द प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रोविजन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये कब ऐड किया गया? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ये ऐड किया गया था प्रोविजन। क्लियर है? तो ये तो हो गई हिस्ट्री हमारे आर्टिकल 15(5) की, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। क्लियर है? ये न्यूज में किस लिए था? द अपोजिशन हैज अर्ज्ड यूनियन गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 15(5) while framing a single higher education regulator under the proposed विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। न्यूज ये है कि सरकार एक बिल ला रही है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, जो कि क्या करेगी? एक रेगुलेटर, यूनिफाइड रेगुलेटर लाएगी, एक सिंगल हायर एजुकेशन। जैसे कि अभी आप देखते हैं, एक एनसीटी अलग है, यूजीसी अलग है, ये अलग अलग हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडीज हैं। तो इन सभी को कंबाइन कर सिर्फ एक सिंगल हायर एजुकेशन होगा, जो हमारे देश में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस वगैरह हैं, उनका सभी का एक रेगुलेटर होगा। क्लियर है? तो उस चीज से रिलेटेड तो उन्होंने कहा है कि इसमें आर्टिकल 15(5)(a) का भी प्रावधान रखें, उसको भी इंक्लूड करें, ये पोजीशंस ने मांग की। क्लियर? अब इस एक बिल को एक बार देख लेते हैं, ये कि बिल किस चीज से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। पॉलिटे तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, इट सीक्स अ यूनिफाइड स्टैट्यूटरी बॉडी। मैंने आपको बताया एक बॉडी बनाने की बात चल रही है हायर एजुकेशन के लिए, टू रेगुलेट, एक्रेडिट एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन। रेगुलेट मतलब उनको रेगुलेट करना, किस तरीके से काम होगा, कोर्स क्या होगा, सब होगा। एक्रीडेट, उनको क्या करना? एक्रीडेट करना, उनको रैंकिंग्स वगैरह देगा, टाइम टाइम पर सर्वे करना। क्लियर है? और सेट स्टैंडर्ड्स की क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ाई होगी, क्या क्या मानक होंगे अलग अलग, तो ये उसका काम होगा। क्या क्या प्रोविजंस होने वाले हैं? एक सिंगल नेशनल रेगुलेटर होगा, उसमें एक अलग से बॉडी बनाई जाएगी। क्लियर? मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडीज, जो अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे कि मैंने आपके यूजीसी की बात करी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एजुकेशनल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एक है आपका NCTE, मैंने अभी बताया NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो ये जितनी बॉडी है अलग अलग हायर एजुकेशन को जो रेगुलेट करनी है, इन सबको मर्ज कर एक सिंगल नेशनल रेगुलेटर बनाया जाएगा। एक तो ये इसका प्रोविजन होगा। एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, क्रिएट सेपरेट विंग्स फॉर रेगुलेशन, एक्रेडिशन एंड सेटिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड। उस जो रेगुलेटर उसके बिल्कुल 3 अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, जो बिल्कुल अलग अलग काम देखेंगे। एक रेगुलेट करेगा, एक एक्रेडिट करेगा, रैंकिंग्स वगैरह देगा, और एक क्या करेगा? उनके स्टैंडर्ड्स, उनके मानकों को सेट करेगा। क्लियर है? और क्या होगा?
एक्सक्लूड सर्टेन फील्ड, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन रिमेन आउटसाइड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर। मेडिकल और जो जुडिशियल एजुकेशनल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एमबीबीएस वगैरह जो डॉक्टरी वगैरह कराते हैं, या लीगल एजुकेशन जैसे कि एलएलबी एलएलएम वगैरह जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो ऑफर करते हैं, वो इस जुरिस्डिक्शन से यानी इस बिल से वो बाहर हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार हाईलाइट बना लीजिए। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि दैट रेगुलेटर which has been proposed to establish under the Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill is also include or does include medical and legal educational institutes। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। They are out of its jurisdiction। क्लियर है? Only non-medical and non-legal education higher institutes are included or are in this विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। क्लियर है? तो ये है आपका करंट अफेयर ऑन आर्टिकल 15(5) आपका रिवाइज हो गया है और ये बिल भी आपका रिवाइज हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हम देखेंगे एक बार। फंडामेंटल राइट्स को बाद में रिवाइज करेंगे, किस टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और कुछ करंट अफेयर्स थे। एक है आपकी अटल पेंशन बीमा योजना। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना अप टू 2030 से लेकर 31 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, along with extension of funding support from promotional and development activities and gap funding। इस योजना के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है इस योजना के बारे में कि सर कब लॉन्च करी गई थी? ये लॉन्च करी गई थी 2025 के टाइम पर। क्लियर है? लॉन्च टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। जो हमारे दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। क्लियर है? अनऑर्गेनाइज जैसे कि आप लेबर वगैरह का देखते हैं तो बहुत ज्यादा डाटा इनका नहीं होता है, बहुत ज्यादा सैलरीज का पता नहीं होता है कैसे होती हैं। क्लियर? वो डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट नहीं होता है। तो वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए एक ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी 2015 के दौरान। टारगेट ग्रुप क्या था? जो 18 से 40 साल के जो लोग हैं, इंडिविजुअल पेइंग इनकम टैक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्रॉम अक्टूबर 2022, है ना। इनिशियली क्या हुआ था, ये अवेलेबल थी 18 से 40 साल के लिए, लेकिन इंडिविजुअल पेइंग इनकम टैक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर 2024। तो 2022 के बाद से जो इंडिविजुअल है जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो इस एम्बिट से बाहर हैं। क्लियर है? चलिए स्कीम फीचर्स क्या है? ऑफर्स अ गारंटीड मिनिमम पेंशन ऑफ 1000 से 5000 पर मंथ स्टार्टिंग एट दी एज। तो 1000 से लेकर 5000 पर महीने आपको पेंशन मिलेगी। कब मिलेगी सर? 60 साल की उम्र के बाद आपको ये मिलेगी। क्लियर? और क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी क्या है? एडमिनिस्ट्रेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। ध्यान रखेंगे PFRDA अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम स्ट्रक्चर। जो एनपीएस है हमारा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम से हम ओपीएस से क्या चले गए थे, न्यू पेंशन स्कीम, उसी के अंदर है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इसको रेगुलेट करेगी। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे कब लॉन्च हुई थी, किस चीज के लिए है सर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ओल्ड एज पेंशन के लिए। कब दी जाएगी? 1000 से लेकर 5000, 60 साल से ऊपर के लिए दी जाएगी। क्लियर है? और क्या है इसकी रेगुलेटरी बॉडी क्या है? और अब न्यूज में क्यों थी सर? इसको बढ़ा दिया गया है 2030-31 तक के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 CSPOC क्या फुल फॉर्म है इसकी? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ एट संविधान सदन। यानी कि तो ध्यान रखना ये 28th कॉन्फ्रेंस है CSPOC की, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ। कहां पर हुई है? इट हैपेंड इन न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर हुई है। 28th एडिशन है। क्लियर है? होता क्या है? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बताएंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है एक बार देख लेते हैं। हु आर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स? आप देखते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो लोकसभा है आप इस तरीके से स्ट्रक्चर देखते हैं, बीच में ये एक चेयर ऐसी लगी रहती, एक टेबल लगी रहती है और यहां पर एक
चेयर लगी रहती है, जो बैठे रहते हैं एक बड़ी सी चेयर पर। तो जो इस हाउस को चला रहे हैं, जो प्रिसाइड कर रहे हैं, उस चेयर को बोला जाता है, उस चेयर पे बैठने वाले को क्या बोला जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो दोनों में ही ऐसा होता है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ऐसा ही होता है। क्लियर है? ऐसे ही होगा। क्लियर है? ऐसे ही होता है। तो जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको बोला जाता है स्पीकर, और जो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको बोला जाता है चेयरमैन। क्या बोला जाता है? चेयरमैन। जैसे कि लोकसभा के इस समय जो स्पीकर हैं वो कौन है? ओम बिरला जी हैं। और जो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, वो एक्चुअल में होता कौन है? इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि चेयरपर्सन होते हैं। किसके? चेयरमैन होते हैं। किसके? राज्यसभा के, काउंसिल ऑफ स्टेट के या कि अपर हाउस के। क्लियर है? तो ऐसे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं और जो स्पीकर्स हैं, और कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर, जो कॉमनवेल्थ नेशन, जो हमारा एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उस नेशंस के जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड स्पीकर्स होते हैं उन सभी की एक कॉन्फ्रेंस है। कहां पर हुई है? ये दिल्ली में हुई है। कितना एडिशन है इसका? 28th एडिशन है, 28th कॉन्फ्रेंस। क्लियर है? न्यूज में किस लिए थी? अबाउट में देख लेते हैं एक बार। इट इज अ हाई लेवल पार्लियामेंट्री फोरम। मैंने आपको बताया पार्लियामेंट्री फोरम है, क्योंकि पार्लियामेंट्स, जितनी भी देश की पार्लियामेंट्स वगैरह हैं, उनके अंदर जो स्पीकर्स या उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनका एक फोरम है। क्लियर? ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। कॉमनवेल्थ नेशंस हैं जो। क्लियर है? ब्रिंगिंग टुगेदर स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द नेशनल एंड सेमी ऑटोनोमस लेजिस्लेचर। क्लियर है? हर फैक्ट्स इसलिए देख लेते हैं कि 2 साल में, हर 2 साल में एक बार ये मिलती है, और स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग इन अ बिटवीन टू प्लान फ्यूचर कॉन्फ्रेंसेस। जो स्टैंडिंग कमेटी है वो इसकी मिलती रहती है आगे के प्लान्स को डिस्कस करने के लिए। क्लियर? इसका ओरिजिन देख लेते हैं। 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय लुशियन लोमरेक्स, देन स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कनाडा। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है कनाडा का, हाउस ऑफ कॉमन जैसे कि हमारा लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, सॉरी हमारा राज्यसभा है, ये तो हाउस ऑफ द पीपल होता है। क्लियर है? जो राज्यसभा है, उनके जो स्पीकर थे उनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया ने 4 बार इसको होस्ट किया है, 1970, 71, 1986, 2000 और इस बार 2026 के अंदर। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हैज होस्टेड दी सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। जी नहीं, इस बार 4th टाइम हमने इसको क्या किया गया है? किया गया। और 2 साल यानी कि 26, 27, 28, 18 को कब होने वाली है? 28 को लंदन के अंदर, यानी कि ब्रिटेन के अंदर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये होने वाली है। क्लियर है? होती क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं, ये समझ में आ गया है। ये कब ओरिजिन हुआ इसका, किस चीज से रिलेटेड है, इंडिया ने कितनी बार होस्ट कर लिया, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दिस इज द पिक्चर। ये सभी बैठे हुए हैं, अलग अलग स्पीकर्स हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द लोकसभा। क्लियर है? ही इज द हेड ऑफ द। ये बैठे हुए हमारे, कौन बैठे हुए हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा ओम बिरला जी बैठे हुए, और बाकी सभी जितने भी नेशंस हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या स्पीकर्स बैठे हुए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज एनपीएस। अभी हमने बात करी थी न्यू पेंशन स्कीम की, एनपीएस वात्सल्य स्कीम, एक और एनपीएस वात्सल्य स्कीम आ गई है। ये भी पेंशन से रिलेटेड है। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडी, हमने पढ़ा था अभी, एनपीएस के अंदर ही होता है। हैज इश्यूड अ गाइडलाइन फॉर द एनपीएस वात्सल्य स्कीम 2025। ये लॉन्च कभी करी गई थी, एक बार ये देख लेते हैं पहले। तो न्यूज में किस लिए ये नहीं पता। 2024 में इसको पहली बार लॉन्च किया था, 18 सितंबर को। क्लियर है? और ये है क्या? एक वात्सल्य इज अ पेंशन सेविंग स्कीम है फॉर माइनर्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, एनपीएस है, उसमें हमने ओल्ड एज वाले हैं उनके लिए क्या पढ़ा? अटल पेंशन योजना पढ़ा सर। क्लियर है कि 1 से लेकर 5,000 तक उनको मिलेगी 60 साल से ऊपर होने के बाद। लेकिन जो माइनर्स के लिए एक सेविंग स्कीम है, माइनर्स की क्या है? एक सेविंग स्कीम है कि अभी से सेविंग करना स्टार्ट करिए माइनर्स के लिए, और आगे चलकर उनके लिए एक पेंशन क्रिएट हो जाएगी, नेशनल पेंशन। तो उनके लिए है नेशनल वात्सल्य स्कीम 2024 में लॉन्च की गई थी। बेनिफिशियरी कौन है? इंडियन माइनर्स अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स।
इंक्लूडिंग एनआरआईज एंड ओसीआईज। जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं या ओवरसीज सिटीजन्स हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड एनआरआई जो हैं, वो भी 18 साल से कम के बच्चे, माइनर्स अंडर द एज 18 साल तक के बच्चे, वो भी इस स्कीम के अंदर इंक्लूड। क्लियर है? न्यूज में किस लिए थी? इशूड गाइडलाइंस फॉर द फ्रेमवर्क टू अनेबल अर्ली लाइफ पेंशन इंक्लूजन फॉर लाइफ। कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं अर्ली इंक्लूजन के लिए, समझ आ गया? इट अलाउज पेरेंट और लीगल गार्जियंस टू ओपन एंड ऑपरेट अ एनपीएस अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ चाइल्ड। तो जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो आपके बिहाफ पर आपका एक अकाउंट खोलेंगे एनपीएस वात्सल्य के अंदर, और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपके नाम पर वो स्कीम में, उस स्कीम में सेव करेंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन यही पूछा जाए, कब लॉन्च हुई, किस चीज से रिलेटेड है, कितने एज ग्रुप तक के लिए आती है, क्या एनआरआईज ओसीआईज इसमें इंक्लूड होते हैं? जी हाँ, दोनों ही इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो पीएफआरडीए में हमने दो पढ़ ली है, नेशनल अटल पेंशन योजना और क्या है आपकी वात्सल्य स्कीम है। क्लियर? क्या पढ़ी थी हमने? अटल पेंशन योजना और वात्सल्य स्कीम अंडर दी पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर? नेक्स्ट है पंखुड़ी पोर्टल। व्हाट इज पंखुड़ी पोर्टल? द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, किस मिनिस्ट्री के अंदर है? लॉन्च अ पंखुड़ी पोर्टल। ध्यान रखेंगे, पंखुड़ी पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर? चलिए, है क्या, देख लेते हैं। पंखुड़ी ब्रिंग्स टुगेदर इंडिविजुअल्स, एनआरआई, एनजीओ, सीएसआर कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसी। तो सभी का एक स्टेक होल्डर कौन कौन है? ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, इनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगी। क्लियर है? क्या है इसका? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। पंखुड़ी सर्व्स ऐसा सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द कोऑर्डिनेट एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए। और क्या है? थीमेटिक एरियाज क्या है? पोर्टल कवर्स न्यूट्रिशन, हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलाइजेशन, विमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। इन सभी ब्रॉड एस्पेक्ट्स पर ये क्या है? ये फोकस कर रही है। क्लियर है? तो पोर्टल कवर्स न्यूट्रिशन, विमेन्स चाइल्ड का न्यूट्रिशन हो गया, उनकी सेफ्टी हो गई, उनका वेलफेयर हो गया। क्लियर? रिहेबिलाइजेशन, प्रोटेक्शन। क्लियर? तो इन चीज से रिलेटेड। तो मिनिस्ट्री ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पंखुड़ी पोर्टल उसके नाम से याद रखेंगे। किस चीज के लिए काम है? ये काम है उनकी न्यूट्रिशन, उनकी हेल्थ, उनकी रिहेबिलाइजेशन, प्रोटेक्शन, विमेन सेफ्टी, इन चीजों पर ये फोकस करेगा। और ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, कॉर्पोरेट्स हैं, एनआरआईज हैं, बाहर के एनजीओज हैं, हमारे यहाँ के एनजीओज हैं, सभी इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास योजना। विकास फुल फॉर्म क्या है? विरासत का संवर्धन। विरासत इज अपलिफ्टिंग माइनॉरिटीज। विरासत क्या? सावधान, किस चीज से रिलेटेड है? माइनॉरिटीज के लिए अपलिफ्टिंग की एक स्कीम है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? उनका स्किल डेवलपमेंट करना, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की ये स्किल्स को डेवलप करना, ये इसका काम है। और किसके रिलेटेड है? माइनॉरिटीज कम्युनिटी, माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, उनके अपलिफ्टमेंट करने के। क्लियर? इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दो टाइप की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। क्या होती है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है? 100% फंडिंग किसकी तरफ से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है। किसकी तरफ से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आती है। और जबकि स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है और कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। क्लियर है? कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है। क्लियर? चलिए और देख लेते हैं क्या है अब इस चीज से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स विच कवर्स 5 अष्टवाइल स्कीम्स, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर। ये कुछ स्कीम्स थी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स में पहले से थी। इट फोकसेस ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ध्यान रखेंगे कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जो नोटिफाइड हैं? 6 हैं। कौन कौन सी हैं? ये आपका होमवर्क है। जैसे कि सिख हो गया, क्रिश्चियंस हो गया, मुस्लिम्स हो गया है, ज्यूज हो गया है, ये सब आप पता करके आएंगे। होमवर्क है कितनी नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं
और क्यों? क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी है। आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 30 जब हम पढ़ते हैं तो वो माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, आपकी कल्चरल, जो आपका कल्चर है उसको प्रिजर्व करने से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए, उनको स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप ऑफ माइनॉरिटी वुमेन, एजुकेशन सपोर्ट, इन सब चीज से रिलेटेड है, इस चीज पर फोकस किया गया। क्लियर है? और एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। इस ट्रेनिंग करी जाएगी उनकी कल्चर को प्रिजर्वेशन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी है। विमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी उनको। क्लियर है? उनको क्रेडिट लिंकेज, मार्केट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा उनका, जैसे एमएसएमई वगैरह के लिए मुद्रा लोन्स वगैरह है, तो इसी टाइप की इनके लिए भी एफर्ट्स किए जाएंगे। किसके अंदर? पीएम विकास के अंदर। क्लियर है? याद रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू डिस्कनेक्ट। बड़ा ही अमेजिंग डिस्प्यूट्स था ये। कैसे था? क्वेश्चन ये पूछा गया, हमारे एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया। क्या लाया गया? एक प्राइवेट मेंबर बिल। अब अभी हम पढ़ेंगे कि बिल कितने टाइप के होते हैं और व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल। कहने का मतलब यह है कि एक एमपी है, मिनिस्टर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक बिल लेकर आते हैं। वो ये कहते हैं कि और देशों की तरह हमारे यहां भी राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि राइट टू वर्क है, राइट टू लाइफ है, क्लियर है, राइट टू इक्वालिटी है एंड अदर राइट्स हैं, राइट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, सब राइट्स। ऐसे ही राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। डिस्कनेक्ट का मतलब क्या है? रेफर्स टू एन एम्प्लॉइज राइट टू नॉट टू एंगेज इन वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन आफ्टर अ वर्किंग आवर्स। मतलब यह है कि जब आप, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, किसी भी ऑफिस में है, तो वर्किंग आवर के बाद आपको किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं किया जाए या कम्युनिकेट नहीं किया जाए। आपका अधिकार होना चाहिए राइट टू डिस्कनेक्ट, कि अब बस अब मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। अब ये नहीं कि घर जाने के बाद भी आप मुझे फोन करे जा रहे हैं कि ये काम करना है, ये काम घर से कर दो, कल आना है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। कोई लीगल बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, आपको जॉब से नहीं निकाल दिया ना जाना चाहिए। आपके पास एक लीगल अधिकार होना चाहिए राइट टू डिस्कनेक्ट का। क्लियर? बिल्कुल। देख लेते हैं अब इसका क्या है। एन एम्प्लॉइज राइट टू नॉट एंगेज इन वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन सच एज कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस आउटसाइड ऑफिशियल वर्किंग आवर। जो आपके ऑफिशियल, जो ऑफर लेटर में आपके ऑफिशियल वर्किंग आवर्स है, उनसे आउटसाइड आपको ना ही कोई मैसेज, ना ही कॉल, ना ही कोई ईमेल पर कनेक्ट किया जाए किसी भी वर्क से रिलेटेड। क्लियर है? यह है आपका राइट टू डिस्कनेक्ट। It aims to protect workers from excessive digital connectivity and ensure healthy work-life balance। कि जो healthy work-life balance है वो भी बना चाहिए। जैसे आपका एक अधिकार है right to life with dignity, किस आर्टिकल के अंदर आता है सर? आर्टिकल 21 के अंदर ये इंक्लूड। क्लियर है? तो आप बताएंगे अगर ये राइट टू डिस्कनेक्ट आता भी है तो ये किस आर्टिकल के अंदर इंक्लूड होगा? आर्टिकल 21। क्योंकि आर्टिकल 21 एक बहुत ब्रॉड आर्टिकल है, उसमें बहुत सारे सब आर्टिकल्स, बहुत सारे फंडामेंटल्स इंक्लूड हैं आपके। क्लियर है? चलिए, द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन प्रपोजेस गिविंग वर्कर्स द लीगल राइट टू इग्नोर करना है ऑफिशियल कम्युनिकेशन आउटसाइड डेजिग्नेटेड वर्किंग आवर्स विदाउट फेसिंग एनी डिसिप्लिनरी एक्शन। की कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता अगर आप कोई कॉल या मैसेज, कोई ईमेल अटेंड नहीं करते हैं आफ्टर दी ऑफिशियल वर्किंग आवर्स। क्लियर है? तो उस चीज से रिलेटेड है। ये देख लेते हैं कंट्रीज जो है, ऐसा किस कंट्रीज के अंदर ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है। कंट्रीज हैविंग दिस लॉ। ऑस्ट्रेलिया के पास ये है। 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने इनेक्ट किया था राइट टू डिस्कनेक्ट का। और बहुत सारी यूरोपियन या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनके पास भी ऐसा, उनके यहां भी ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया से पहले यूरोप, लैटिन अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका जैसी कंट्रीज हैं, वेनेजुएला, बोलीविया, ब्राजील एंड गुयाना एंड ये सब जो कंट्रीज हैं, दीज आर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। यहां ये ऑस्ट्रेलिया से पहले एग्जिस्ट कर रहा था। फ्रांस वॉज दी वन ऑफ द पायनियर इन इंप्लीमेंटिंग दिस राइट टू डिस्कनेक्ट। 2017 में फ्रांस ने पहली बार ऐसे लॉ को लाया था राइट टू डिस्कनेक्ट को। क्लियर है? इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है ऐसा? इंडिया डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक लॉज रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। इंडिया के अंदर ऐसा भी कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये टॉपिक बन जाता है आपके एसे वगैरह के लिए। कई डिफेंस के एग्जाम्स में आपने देखा होगा
ऐसे वगैरह लिखने होते हैं, आपको 3-4 ऐसे लिखने होते हैं, फॉर एग्जांपल सीएपीएफ वगैरह में, डिफेंस में, तो आप उससे एक खड़ा हॉट टॉपिक बन जाता है कि तो सबसे पहले तो आपको पता हो राइट टू डिस्कनेक्ट, तो आप इस तरीके से लिखते हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है, और कंट्रीज के पास कैसा लॉज है, ऐसे है, इंडिया के अंदर कैसा स्टेटस है, और क्या है, इस चीज से रिलेटेड है कि इंडिया क्यों इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ऐसी चीजें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लिसिटली मेंशन है, इंप्लिसिट मतलब डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं उनका मतलब वही, जैसे कि अगर आर्टिकल 38 अगर हम पढ़े हम डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसमें कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू इंप्रूव और स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये ऑब्लिगेशन है स्टेट का अंडर आर्टिकल 38 कि स्टेट स्ट्राइव करेगा एक वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करना। क्लियर है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट ये भी क्या है, एक हेल्दी लाइफ वर्क बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस है, तो ये भी क्या है, लोगों को कहीं ना कहीं वेलफेयर होगा अगर इस तरीके का लॉ आता है। क्लियर? और क्या है, अंडर आर्टिकल 39 ई की अगर मैं बात करूं ऑफ दिस डीपीएसपी, ये कहता है डायरेक्ट द स्टेट टू डायरेक्ट इस पॉलिसीज टुवर्ड सिक्योरिंग द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ इट्स वर्कर, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी हेल्थ वो क्या हो सके, प्रमोट की जा सके, उसको सिक्योर की जा सके। क्लियर? ऐसा ना हो कि काम करते करते उनकी बिल्कुल हेल्थ ही खराब हो जाए, इस तरीके का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल के हवाला देते हुए आप लिख सकते हैं कि इंडिया कैन ऑल्सो इंप्लीमेंट द राइट टू डिस्कनेक्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 38 एंड आर्टिकल 39 सेज और emphasize on the work life balance और the welfare of the people। क्लियर है? चलिए एक बार ये प्राइवेट बिल को देख लेते हैं कि ये बिल क्या है, प्राइवेट बिल का मतलब क्या होता है। तो देखिए कितने टाइप के बिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, टाइप्स ऑफ बिल पढ़ लेते हैं, इट इज गुड फॉर योर रिवीजन। तो कितने टाइप के बिल होते हैं, 4 कैटेगरीज होती हैं बिल्स की। एक तो होता है ऑर्डिनरी बिल, जो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी बिल लाए जाते हैं वो सिर्फ 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है सामान्य बिल, ऑर्डिनरी बिल। एक होता है मनी बिल, वित्त बिल, जो मनी बिल्स होते हैं, मनी से रिलेटेड। एक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सीएए। और एक है आपका फाइनेंस बिल, फाइनेंस से रिलेटेड है, टैक्स वगैरह से रिलेटेड है। क्लियर है? अब देखिए ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल देख लेते हैं। मनी बिल क्या लगा, अंडर आर्टिकल 110 के अंदर है। आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल की डेफिनेशन दी हुई है कि जो मनी बिल क्या होगा, जो भी कुछ अंडर आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है, अगर उसका एक भी चीज, उसकी एक भी चीज अगर इस बिल में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो वो कैसा बिल कहलाया जाता है, मनी बिल। ये कंसर्न है फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो आप बजट देखते हैं, सरकार हर साल बजट लाती है, उसमें क्या होता है, सरकार बताती है कि इतना पैसा लेने वाले हैं इतना पैसा हमारे पास आने वाला है, एक्सपेक्टेड इनकम जो है या रिसीप्ट्स हैं, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना करने वाले हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है। तो इस चीज से रिलेटेड जो भी बिल इन चीजों को कंटेन करेगा वो क्या होगा, वो एक मनी बिल होगा। एक तो बिल ये हो गया अंडर आर्टिकल 110। एक फाइनेंस बिल होता है 117, जो रिलेटेड होता है सरकार कितना टैक्स वगैरह लगाने वाली है, आर्टिकल 117 में इसका मेंशन है। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, यानी कि सरकार को या पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि आप संविधान को अमेंड कर सकते हैं, कोई बदलाव कर सकते हैं अगर कोई चीज की जरूरत है। इस ऐसे बिल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और जब वो बिल पास हो जाता है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, तब वो एक्ट बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। किस आर्टिकल के अंदर है, अंडर 368। इनके अलावा जितने भी बिल हैं वो क्या होते हैं, सामान्य बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल। नॉर्मल लेजिस्लेशन जो होती है, जैसे कि हमने देखा होगा फार्मर्स लॉ आए, यूजीसी का कानून आया, जहां हमने पहले एक रेगुलेटर बॉडी अथॉरिटी का एक बिल देखा, वो क्या है, वो सब ऑर्डिनरी बिल्स हैं। क्लियर है? चलिए ये टाइप्स ऑफ बिल्स हो गए। अब कुछ बिल डिफर करते हैं कि उनको इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है, उनके इंट्रोडक्शन पर डिपेंड करते हैं। तो 2 बिल होते हैं, एक तो पब्लिक बिल्स होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट बिल। जैसे हमने अभी देखा राइट टू डिस्कनेक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, सर एक प्राइवेट मेंबर बिल था। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई भी बिल किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया
वो कैसा बिल बन जाता है? पब्लिक बिल, या उसको गवर्नमेंट बिल भी बोल देते हैं, गवर्नमेंट बिल। मिनिस्टर यानी जिस सरकार, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हमारी जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर के ने किसी ने भी अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया तो वो कैसा होता है? पब्लिक बिल, यानी सरकारी बिल है, सरकार लेकर आ रही है, क्योंकि वह भी एक हिस्सा है सरकार का। क्लियर। रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है, जो जिसने गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है, उसकी पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करती है। ग्रेटर चांस टू अप्रूव बाय द, भाई कोई भी बिल को पास होने के लिए क्या चाहिए? आपको मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी। और अगर आपकी मेजोरिटी है तभी बिल पास करा सकते हैं। और सर अगर आपके पास मेजोरिटी है तभी तो आपने गवर्नमेंट फॉर्म करी हुई है। अगर आपके पास मेजोरिटी ही नहीं होती तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाते, और अगर गवर्नमेंट फॉर्म कर ली तो इसका मतलब ग्रेटर चांस है कि आपका जो बिल है वो पास हो जाएगा। जबकि अगर हम इसकी बात करें प्राइवेट बिल, प्राइवेट बिल क्या होता है? वो बिल जो कि कोई भी एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला सकता है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो मिनिस्टर ले आएगा तो वो बिल कैसा हो जाता है? सरकारी बिल, पब्लिक। अगर मिनिस्टर के अलावा कोई बिल कोई एमपी ले आता है तो वो क्या होता है? प्राइवेट बिल। एक चीज ध्यान रखना कि अगर बीजेपी जैसे रूलिंग पार्टी है इस समय पर, अगर बीजेपी के कुछ लोग मिनिस्टर्स हैं, कुछ लोग मिनिस्टर्स नहीं है, वो सिर्फ एमपी हैं, ठीक है। ये लोग मिनिस्टर जो हैं, इनको की रोल दे दिया गया है मिनिस्ट्री संभालने का, तो ये एमपी तो है लेकिन मिनिस्टर्स में। लेकिन कुछ ऐसे बीजेपी के लोग हैं जो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अगर वो लोग भी कोई बिल लेकर आते हैं जो मिनिस्टर नहीं है, बीजेपी की हो, वो भी कैसा बिल होगा? एक प्राइवेट बिल होगा। समझ आ रही है बात? उनके लेसर चांस होते हैं अप्रूव होने के। भाई ठीक है, जनरली बीजेपी के लोग तो कोई बिल लेकर नहीं आएंगे अपनी तरीके से, क्योंकि उनकी तो सरकार है। अगर ऐसा कोई बिल लाना है तो वो मिनिस्टर को बता देंगे, वो बिल ले आएंगे। तो जनरली कौन लाते हैं? जो अपोजिशन में होते हैं, वो बिल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो उनके लेसर चांस है। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर मेजोरिटी होती तो वो सरकार ही बना लेते। उनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो मेजोरिटी नहीं है तो बिल भी पास नहीं होगा। इसलिए इट इज लेसर चांस फॉर देम टू बी अप्रूव्ड। क्लियर? और क्या है? रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ अपोजिशन। जनरली मैंने अभी बताया, जनरली अपोजिशन वाले लाते हैं तो वो हमेशा अपोजिशन का स्टैंड दिखाएगा एक तरीके से। क्लियर? रिजेक्शन में लीड टू गवर्नमेंट रेजिग्नेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि इफ द पब्लिक बिल हैज बीन डिफीटेड इट कैन बी कंसीडर्ड और इट मे लीड टू फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट रेजिग्नेशन। क्यों? अगर कोई सरकारी बिल, मिनिस्टर का लाया हुआ बिल, अगर वो डिफीट हो जाता है, वो पास नहीं होता है, इसका मतलब ये है मेजोरिटी नहीं है आपकी मेजोरिटी नहीं है। और जब आपकी मेजोरिटी नहीं है तो आप सरकार कैसे बना सकते हैं? तो जैसे ही ये बिल अगर डिफीट होता है, जैसे ही ये बिल डिफीट हुआ, तुरंत अपोजिशन क्या ले आएगी? एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगी। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जैसे ही पास हो जाएगा, सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन रिक्वायर्स 7 डे नोटिस। अगर सरकारी बिल है तो 7 दिन का आपको पहले से ही नोटिस एडवांस में देना पड़ेगा, और 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आता है। क्लियर है? ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट इन द कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। यानी कि अगर रेलवे मिनिस्ट्री कोई बिल लेकर आ रही है, हमारे जो रेलवे मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, वो अगर कोई बिल लेकर आते हैं तो उनका डिपार्टमेंट वो बिल बनाता है, प्लस लॉ डिपार्टमेंट से वो कंसल्ट करके चलते हैं कि कोई किसी चीज से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई गलत स्टेप तो नहीं होगा, ये चैलेंज तो नहीं हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, इस तरीके से। क्लियर है? लेकिन ड्राफ्टिंग, यहां पर ड्राफ्टिंग कौन करेगा? जो खुद एक पर्सनल मेंबर होगा वो ड्राफ्ट करता है। क्लियर है? रिजेक्शन बाय हाउस हैज नो इंप्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, अगर प्राइवेट मेंबर बिल है वो डिफीट भी हो जाता है तो इस पर गवर्नमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, गवर्नमेंट पर क्यों फर्क पड़ेगा? कोई एक प्राइवेट मेंबर लेकर आया है और वो तो तय ही है कि डिफीट होना ही होना है, क्योंकि मेजोरिटी ही नहीं है। और सरकार क्यों चाहेगी किसी अपोजिशन का बिल पास हो जाए? क्योंकि वो ही खुद सरकार में है, वो खुद बिल ले आएंगे। क्लियर है? देखिए, अब ध्यान से देखिए, मैंने 2 फोटोज लगाई हुई हैं। ये कौन है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के राघव चड्ढा जी। कौन है ये? राघव चड्ढा जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये मिनिस्टर नहीं है,
और इधर कौन है, इधर है हमारे एक मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। क्लियर है, ये भी राज्यसभा में स्पीच दे रहे हैं किसी क्वेश्चन आंसर को। तो एक तो ये मिनिस्टर है और ये क्या है, एक सिर्फ एमपी है, नॉन मिनिस्टर है। तो अगर ये बिल कोई इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बिल कैसा होता है, वो प्राइवेट बिल होता है। बट अगर पीयूष गोयल जी कोई बिल लेकर आते हैं जो कि मिनिस्टर है, तो ये बिल कैसा होगा, एक गवर्नमेंट बिल होगा, एक पब्लिक बिल होगा। क्लियर है, समझ आ गया कि कितने टाइप के बिल होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, पब्लिक बिल क्या है। और इनके हर एक स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट पर कि ज्यादा रिजेक्शन के चांस किसमें होते हैं। क्लियर है, 10 दिन का नोटिस किसमें दिया जाता है, ये किसका स्टैंड शो करता है, गवर्नमेंट का या अपोजिशंस का। क्लियर है, नेक्स्ट आगे की तरफ चलें। चलिए, पॉलिटी में जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई रीसेंट टॉपिक अगर चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपने महाराष्ट्र को लेकर देखा होगा कि सरकार चेंज हुई, शिवसेना ने कॉन्फिडेंस खो दिया, उसके बाद दूसरी पार्टी जो थी, कुछ लोग थे दूसरी पार्टी में चले गए और बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। तो इस चीज से रिलेटेड क्या होगा, डिफेक्शन, एक जैसे हम पढ़ने वाले डिफेक्शन है लेकर आएंगे। ये कोई प्राइवेट मेंबर कोई बिल लेकर आ रहा है तो हमें पता चल गया कि हो सकता है अब हमको 250 बिल पढ़ लेने चाहिए। कोई भी रिसेंट डिस्प्यूट चल रहा है या रिसेंट टॉपिक है पॉलिटी के अंदर, उससे रिलेटेड संविधान और पॉलिटी में जो भी कंसेप्ट है उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। समझ आ रही है बात, इस टाइप से पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर, जैसे कि नेक्स्ट था 10th शेड्यूल, बड़ा ही हॉट टॉपिक रहता है, हर साल कहीं ना कहीं 10th शेड्यूल न्यूज में रहता ही रहता है। पहले ये देख लेते हैं कि 10th शेड्यूल है क्या। ध्यान रखना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है और इन पार्ट्स को खत्म होने के बाद कुछ लास्ट में शेड्यूल्स लिखे हुए हैं। और इनिशियली संविधान के अंदर 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। लेकिन धीरे धीरे 9th शेड्यूल ऐड हुआ, 10th हुआ, 11th हुआ एंड 12th हुआ। इस समय पर कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 12 शेड्यूल हैं। उनमें अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, ये हम देखेंगे अभी। जैसे कि देख ही लेते हैं एक बार, शेड्यूल्स हैं हमारे, आई होप मैंने डाले हुए थे कुछ शेड्यूल्स। देखिए, ध्यान से देखिए, ये रहे शेड्यूल्स। जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल की बात करें, जो कि क्या बात करता है, नेम्स ऑफ स्टेट, और हमारे जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, उनका सबका नाम है, कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज, वो सब कहां मेंशन है, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है, जितनी भी सैलरीज हैं, पेंशन है, अलाउंसेज हैं, किस किस के, प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, जजेस जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी जितनी भी सैलरीज, प्रोविजंस, अलाउंसेज हैं, प्रिविलेज हैं, वो कहां पर लिखे हुए हैं, सेकंड शेड्यूल। और थर्ड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है सर, हमें लिखा हुआ है थर्ड शेड्यूल में ओथ लिखा हुआ है। किस किस की, मिनिस्टर्स की ओथ लिखी हुई है, स्टेट में हो या यूनियन में हो, इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, एमपी एमएलएज हैं, जजेस हैं, और कैग की ओथ कहां लिखी हुई है, थर्ड शेड्यूल में उनकी ओथ की। फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है, फोर्थ शेड्यूल में किस स्टेट की राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं वो लिखी हुई है, फोर्थ शेड्यूल की अलोकेशन ऑफ सीट्स। फिफ्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल किसमें, फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ शेड्यूल में यही चीज कुछ स्टेट्स के लिए लिखी हुई है बस। कौन कौन से स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल, इनके बारे में लिखा हुआ है सिक्स्थ शेड्यूल। इनसे रिलेटेड आर्टिकल भी मैंने लिख दिया, आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275। क्लियर। 7th शेड्यूल में क्या था, प्रोविजंस ऑफ, हमारे आर्टिकल क्वेश्चन उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, उसमें हम पढ़ते हैं कि जब लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं, आर्टिकल 246 पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो यूनियन है वो यूनियन लिस्ट पर कानून बनाएगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट पर, और एक है कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है। तो जो जिस लिस्ट में लिखा हुआ है उसी पर कानून बना सकता है। अब वो जो लिस्ट लिखी हुई है कि यूनियन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, स्टेट के अंदर, कंकरेंट के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, वो हमने 7th शेड्यूल में डाला हुआ है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, 61 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, और कंकरेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं।
ये भी ध्यान रखना किस में ज्यादा है, यूनियन में ज्यादा है, स्टेट में कम, कनेक्टेड में उससे ज्यादा कम। और जो 8th शेड्यूल था उसमें लिखी हुई है हमारी लैंग्वेजेस, लिखी हुई है जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। ओरिजिनल 14 थी, अभी कितनी हो गई है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, जो आर्टिकल उसमें शेड्यूल 8 में लिखी हुई। यहां तक हमारे ओरिजिनल क्या थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने ही शेड्यूल थे बस, 8th शेड्यूल। कितने शेड्यूल थे, 8th शेड्यूल थे। बाकी के जो ये 4 शेड्यूल हैं बाद में ऐड करेंगे। जैसे कि 9th शेड्यूल पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर इंक्लूड किया गया एक आर्टिकल 31B। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की लड़ाई चल रही थी कि कौन ऊपर होगा, तो एक 9th शेड्यूल डाला गया, उसमें यह कह दिया गया कि जितने भी लॉ हैं वो अगर 9th शेड्यूल में हमने डाल दिए, बनाने के बाद अगर मेंशन कर दिया, तो उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये था 9th शेड्यूल। अब मेन क्या है, हमारा 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल बात करता है एक एंटी डिफेक्शन लॉ की। किस चीज की बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th और 12th हमने पढ़ा है, हमारी किस चीज के लिए रिलेटेड है, हमारे पंचायत और म्यूनिसिपल पॉलिटी से रिलेटेड है, क्लियर है। तो 10th शेड्यूल देख लेते हैं, हमारा मेन फोकस क्या है, व्हाट इज 10th शेड्यूल। दिस इज 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल क्या है, पॉपुलरली नोन एज दी द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉपुलरली नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोल दिया जाता है, was added by the, कब ऐड किया गया था, पहली बात तो ध्यान रखना, इट was added by 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में ये ऐड किया गया था। किस लिए, इट वॉज एडिड टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस। क्यों, क्या होता था, आपने किसी एक पार्टी के बैनर के अंडर या किसी एक पार्टी के फ्लैग के अंडर चुनाव लड़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के टिकट मिल गया और कांग्रेस का सिंबल आपको मिल गया, आप चुनाव लड़े और लोगों ने इसलिए वोट दे दी क्योंकि आप कांग्रेस के कैंडिडेट थे। हो सकता है आपके कुछ अपने भी हो, लेकिन कभी कभी पार्टी की वजह से भी बहुत वोट्स मिल जाती हैं। लेकिन आपने क्या करा, जाकर जैसे ही जीते और पार्लियामेंट में जाकर आपने पार्टी चेंज कर दी और बीजेपी में या किसी और पार्टी में शामिल हो गए। फॉर एग्जाम्पल ये बीजेपी के आपको मिला और आप बीजेपी छोड़कर बात कर दूसरी किसी पार्टी में चले गए। तो इस तरीके के कि ऐसा धोखा ना किया जाए किसी के साथ, और इस डिफेक्शन को रोकने के लिए, अनएथिकल प्रोसेस को रोकने के लिए कि आप पहले ही पार्टी डिसाइड कर लीजिए फिर किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़िए, तो इस डिफेक्शन को, इस चेंज ऑफ पार्टी को रोकने के लिए यह लॉ लाया गया। क्लियर है, उस चीज को रोकने के लिए। पहले एक कथा चलती आया राम गया राम की, एक ही मेंबर ने कम से कम 15-20 बार पार्टी चेंज कर दी एक ही दिन। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहती है, स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और स्टेबल गवर्नमेंट होगी नहीं अगर आप ऐसे पार्टी चेंज करते रहेंगे। क्लियर है, तो उस चीज को रोकने के लिए लोग गया। और डिस्क्वालिफिकेशन कहेगी, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा अंडर द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। क्लियर है, क्या 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 दिया गया, कब होगा, अगर आप वॉलेंटरी गिव अप कर देते हैं अपनी पार्टी मेंबरशिप। अगर आपने पार्टी की सदस्यता खुद से छोड़ दी तो इसका मतलब आप मेंबर से क्या हो जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आपको निकाल दिया। एक तो ये हो गया, या आप वोट एब्सटेन कर दें, आप वोट ही ना दे दें, जबकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि आपको यहां वोट देनी है। इसका मतलब यह है आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात माननी होती है। और अगर आप वोट से एब्सटेन कर देंगे या कोई दूसरी वोट दे देंगे, जैसे उन्होंने बोला कि आपको इसके खिलाफ वोट देती है, आपने उसमें पक्ष में वोट दे दी, तो आपकी पार्टी स्पीकर के पास जाएगी और कहेगी इन्होंने हमारी पार्टी जो रूलिंग है उसके अगेंस्ट में वोटिंग करी है, इनको डिस्क्वालीफाइड कीजिए। ये हो सकती है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स विल बी डिस्क्वालीफाइड इफ दे ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड टू द हाउस। इसका मतलब यह है, अगर कोई इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी से चुनाव लड़कर नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट लड़े हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा 6 मंथ बाद। अगर 6 महीने हैं उनके पास, अगर उनको ज्वाइन करनी है कर लो, 6 महीने के बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं 6 मंथ बाद तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन।
क्लियर है? तो अब इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि आप एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, मेंबरशिप को वॉलंटरी क्या नहीं कर सकते, डिनाउंस नहीं कर सकते। क्लियर है? कब? जब मेंबर्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी सच डिस्क्वालिफिकेशन व्हेन एटलीस्ट, अगर 2/3 मेंबर किसी पार्टी के छोड़कर चले जाएं तब वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हो सकते। क्लियर है? डिस्क्वालिफाइड नहीं हो सकते। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है सर? चेयरमैन जो है या स्पीकर है उस हाउस के, वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होंगी। वो डिसाइड करेंगे क्या ये डिफेक्शन का मामला बनता है या नहीं बनता है। जैसे मनी बिल के केस में पढ़ते हैं कि फाइनल अथॉरिटी कौन होगी? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और डिफेक्शन के केस में अगर लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो चेयर। क्लियर? वो फाइनल अथॉरिटी होंगे डिफेक्शन को डिसाइड करने के लिए। लेकिन अगर 2/3 मेंबर जा रहे हैं छोड़कर तो वो बाहर हो जाते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की मार से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान रखेंगे डिफेक्शन लॉ न्यूज में किस लिए था कि अ प्राइवेट मेंबर बिल टाइटल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 अमेंडमेंट ऑफ द 10th शेड्यूल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। उन्होंने कहा था कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ जो मेंबर्स हैं उनको थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, 2/3 को कम करके इसको थोड़ा कम किया जाए, या उनके पास थोड़ी और आजादी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई मेंबर है किसी पार्टी का, वो अपनी पार्टी की कुछ गाइडलाइन से या अपनी उनकी आइडियोलॉजी से शायद सहमत ना हो, वो अलग वोट करना चाह रहा हो, तो शायद उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे जानी चाहिए। लेकिन डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल क्या करता है? उस चीज को कहीं ना कहीं रोक देता है। क्लियर है? तो ये डिस्प्यूट्स में हमेशा रहता ही है। तो ध्यान रखेंगे। विप क्या होती है? पार्टी विप, जो मैंने आपको बताई कि अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी से अलग जाकर वोटिंग करता है तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है जो ये बताती है आपको कहां वोट करना है, वो एक्चुअल में पार्टी की एक विप होती है जो डिसाइड करती है कि पॉलिटिकल मेंबर्स को क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, आना है नहीं आना है, कहां वोट करनी है, कहां वोट नहीं करनी है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये पार्टी की विप होती है। वो बताती है कि वे हमारे मेंबर्स हैं, हम इस बिल पर वोट करने वाले हैं, हम नहीं। तो आपको अपनी पार्टी की विप के हिसाब से चलना होता है। पार्टी की अपनी विप के हिसाब से चलना होता है। जैसे कि ये आपको हाँक रहे हैं जो पार्टी के विप के जो हेड होंगे। क्लियर है? क्या होता है? विप एन ऑफिशियल डायरेक्टिव इशूड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू इट्स लेजिस्लेचर। एक डायरेक्टिव होता है जो अपने लेजिस्लेचर के लिए इशू किया जाता है। इंस्ट्रक्टेड देम टू वोट इन द लेजिस्लेचर इन द अकॉर्डेंस ऑफ द पार्टी डिसीजन, कि जैसा पार्टी कहेगी उस तरीके से आपको वोट करनी है। तो वो एक अपने लेजिस्लेचर्स को जो डिसीजन देते हैं, जो गाइडलाइन देते हैं या जो एक डायरेक्शन देते हैं, वो पार्टी की विप होती है। पॉलिटिकल पार्टी इशू विप्स टू देयर एमपीज आइदर वोट और अगेंस्ट, यानी कि या तो वोट करिए, अगेंस्ट में करिए, या डिपेंड करता है पॉलिटिकल आपकी पॉलिटिकल पार्टी लाइन पर कि पार्टी कैसा चाहती है। Once whip is issued, the MP from each party will necessarily have to obey the whip or else risking losing their। मैंने आपको बताया अगर वो whip की बात नहीं मानते हैं तो वो 10th शेड्यूल में डिफेक्शन के अंडर आ जाएंगे और उनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? It is not mentioned in the constitution but it is considered a parliamentary convention। whip कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ध्यान रखेंगे, whip क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है, सिर्फ एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, एक प्रथा चली आ रही है कि आपको मानना ही मानना। अब तो 10th शेड्यूल आ गया है तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्लियर है? पार्टीज अपॉइंट अ सीनियर मेंबर अमंग देयर हाउस, जो एक चीफ विप होता है, जो विप होता है उसको हेड करता है, जो जनरली उनका जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको वो बनाते हैं। क्लियर है? टाइप्स ऑफ विप्स होती हैं, देखिए 1 लाइन विप, 2 लाइन विप एंड 3 लाइन विप, ये होती हैं। डिपेंड करता है वो क्या बता रहा है कि जस्ट टू इन्फॉर्म मेंबर्स अबाउट टू वोट, फिर आस्क देम टू प्रेजेंट बट डज नॉट टेल हम दो। 3 लाइन विप क्या होती है? लार्जली द नॉर्म दीज डेज डायरेक्टर्स मेंबर्स टू बी प्रेजेंटेड एंड वोट एज पर द पावर, कि अगर वोट करनी है हाँ या ना करनी है तो 1 लाइन। 2 लाइन कि आपको प्रेजेंट रहना है, वोट करनी है क्या, और ऐसी 3 लाइन विप होती है। तो ये टाइप्स है। लेकिन आप विप को थोड़ा ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है विप होती क्या है। अगर विप की आप बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा? आप डिस्क्वालिफाइड मानेंगे। क्लियर है? चलिए, तो 10th शेड्यूल में आपने विप्स भी पढ़ ली, पार्लियामेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपने क्या 10th शेड्यूल भी पढ़ लिया। उसके साथ साथ आपके शेड्यूल जितने भी हैं वो भी रिवाइज हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन राइट्स डे 2025। फैक्चुअल बेस्ड है। ह्यूमन राइट्स डे बनाया गया था, अभी कब बनाया गया था? 10 दिसंबर को बनाया गया था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। और इस बार की थीम याद रखेंगे, थीम क्या थी? ह्यूमन राइट्स आर एवरीडे एसेंशियल्स। ये इस बार की क्या है सर? इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की
क्या है, थीम है। द डे मार्क यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो हमारा यूडीएचआर है उसकी, बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1948 में जो ये ह्यूमन डिक्लेरेशन करी थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तब से ये बनाया जाता है। और हर साल कब ऑब्जर्व, 1950 से एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। कब, ये 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम याद रखेंगे, जनरली थीम है। और ध्यान रखेंगे इंडिया के अंदर इस चीज से क्या रिलेटेड है, एक हमारी बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आ जाते हैं हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ। क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कानूनी की बॉडी है। एक कोई कानून बनाया होगा उसके अंडर ये बॉडी बनाई गई थी। कब, 1993 में बनाई गई थी, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। कब बनाई गई, 1993 में बनाई गई थी। देख लेते हैं टर्म क्या होता है ऑफिस मेंबर्स का, 3 साल का होता है, 3 साल या तो 3 साल का टेन्योर रहेगा। मेंबर्स कौन कौन होते हैं ये देख लेते हैं। एक तो चेयरपर्सन होता है, क्लियर है। एक 1 मेंबर होता है हु इज नॉट बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। 3 मेंबर्स होते हैं हैविंग नॉलेज प्रैक्टिकली ह्यूमन राइट से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड उनकी एक नॉलेज होनी चाहिए। कितने मेंबर्स होते हैं उस फील्ड से, 3 मेंबर्स। एक मेंबर होगा हु इज और हैज बीन अ जज, एक तो फॉर एग्जांपल होगा एक चेयरपर्सन होगा, या तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो या अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चेयरपर्सन की एलिजिबिलिटी क्या है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे हो। एक मेंबर होता है जो पहले किसी भी कोर्ट का जज रहा हो, क्लियर है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहा हो या किसी भी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, क्लियर है। 3 मेंबर्स होंगे जो ह्यूमन राइट्स वगैरह में उस फील्ड में नॉलेज रखते हैं, उसके एक्सपर्टीज हो, और ऑफ विच 1 मस्ट बी वुमेन। इन 3 मेंबर्स में एक विमेन होना जरूरी है। और कुछ 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो कि नेशनल कमीशन फॉर SC ST हैं, ओबीसी हैं, इनके चेयरपर्सन होते हैं, वो अपने आप इसके मेंबर बन जाते हैं, क्लियर है। वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, जो उसके नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन, SC ST के नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर आपका बैकवर्ड क्लासेस, इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो अपने आप एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो ये तो सर कंपोजिशन हो गई है। इनका टेन्योर क्या होता है, टेन्योर है या तो 3 साल, अगर 3 साल से पहले इनकी 17 ईयर्स की एज हो गई तो इतना होगा, क्लियर है। तो 3 और 17 ईयर विच एवर इज अर्लियर। फंक्शंस क्या है, इंक्वायर करना ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट वॉयलेशन तो नहीं हो रहे हैं, इंटरवीन करना प्रोसीडिंग्स, अगर ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहा है तो ऐसी प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन करना, विजिट एनी जेल, कोई भी जेल स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की विजिट कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है इनह्यूमन कंडीशंस हो वहां पर बहुत ज्यादा, रिव्यू लॉ प्रोसीजर्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को रिव्यू करना, उनके प्रोसीजर्स को रिव्यू करना, रिव्यू फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एक्ट ऑफ टेररिज्म वगैरह। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एनएचआरसी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कंपोजिशन क्या है, क्लियर है, कब बनाई गई ये बॉडी और इसके टर्म क्या है मेंबर्स के, क्लियर है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बहुत जल्दी से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, गरीब कल्याण, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड 50 लाख प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस टू ऑल डॉक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स irrespective of formal गवर्नमेंट रिक्विजिशन हु डाइड परफॉर्मिंग कोविड ड्यूटीज। तो जनरली ये है, ये पैकेज दिया गया था लेकिन इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया था जो कोविड ड्यूटीज के टाइम पर ये उनकी डेथ हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर। ओवरव्यू क्या है, एक इंश्योरेंस स्कीम है, स्पेसिफिक कंपोनेंट अंडर द लार्जर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, लॉन्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया था कोविड के टाइम पर, क्लियर है, राहत पैकेज के तौर पर। ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है अप टू 50 लाख पर एलिजिबल हेल्थ वर्कर्स के लिए, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है कि लाइन ऑफ ड्यूटी में, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में बहुत डॉक्टर्स की डेथ हुई थी, बहुत काम किया था उन्होंने, बहुत ही ज्यादा अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर दिन रात उन्होंने काम किया था, तो उनके पर्सनल एक्सीडेंट कवर के लिए 50 लाख पर एलिजिबल हेल्थ वर्कर के लिए था। कब रिस्क डेथ ड्यू टू कोविड-19, जो मैंने आपको बताया कोविड-19 के दौरान जो इन्फेक्शन हुआ था, कोविड-19 इन्फेक्शन के दौरान जो डेथ हुई थी उनसे रिलेटेड था, क्लियर है। तो ये फोटो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर ये पैकेज दिया गया था। ब्रॉड स्कीम ये है,
उसके अंदर था ये पैकेज हेल्थ वर्कर्स के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अ ब्रिज समिट। ब्रिज समिट है सर, एक और समिट आ गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ब्रिज समिट 2025 इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेब्यू, एक मीडिया इवेंट है, ध्यान रखेंगे। दिस इज एन मीडिया इवेंट। जैसे हमने बात करी थी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, वो स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस थी। ये किसकी है? जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं उस मीडिया से रिलेटेड एक मीडिया इवेंट था। कंक्लूडेड कहां पर हुआ है? दिस हैपेंड इन दी आबू धाबी। आबू धाबी के अंदर हुआ है। आबू धाबी कहां है? इट इज द कैपिटल ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर जो आबू धाबी है उसकी कैपिटल है, वहां ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी। यूनाइट ग्लोबल क्रिएटर्स एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स फॉर द कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। जितने भी ग्लोबली बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाया जाता है फॉर दी कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, नए नए इनोवेशंस लेकर आए। क्लियर? एक्सप्लोर मेजर थीम्स लाइक एआई इन मीडिया। एआई का क्या रोल है मीडिया के अंदर? कंटेंट मोनेटाइजेशन, जो कंटेंट बना रहे हैं उससे लोगों को पैसा कैसे कमाएं, मोनेटाइजेशन कैसे करें, ताकि वो लोग क्या हो, उनको इंसेंटिव ले और ज्यादा मेहनत करें और बेहतर इन्वेस्टमेंट, बेहतर इनोवेशन करें। क्लियर है? स्ट्रेटजीज है क्रिएटर लेड इकोसिस्टम्स है, ऐसा इकोसिस्टम बना जाए जो कि क्रिएटर्स के लिए बड़ा इजी हो, उन्हीं के हेल्पफुल हो उनके लिए। क्लियर है? इस चीज से रिलेटेड था। दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रिज समिट 2025। क्या है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्रिज समिट 2025। ये रही, 60,000 से लोग ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे और स्पीकर्स 400 से ज्यादा स्पीकर्स थे। एग्जिबिटर्स कितने थे? 300 से ज्यादा। वर्कशॉप 50 से ज्यादा। क्लियर है? 7 कंटेंट ट्रैक्स थे, अलग अलग ये ट्रैक्स थे। मीडिया, क्रिएटर इकोनॉमी, म्यूजिक के लिए अलग बनाए थे, गेमिंग, टेक, मार्केटिंग एंड पिक्चर। ये अलग अलग 7 कंटेंट ट्रैक्स थे जिस फील्ड से लोग आए थे, म्यूजिक इंडस्ट्री से, गेमिंग इंडस्ट्री से, मीडिया, क्रिएट इकोनॉमी, टेक, मार्केटिंग एंड फ्यूचर इकोनॉमी, पिक्चर इकोनॉमी। क्लियर है? कब हुई थी? 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आबू धाबी के अंदर हुई थी। दिस वाज द लार्जेस्ट डेब्यू मीडिया इवेंट इन द वर्ल्ड। डेब्यू मीडिया इवेंट था। क्लियर है? डेब्यू मीडिया पहली बार हुआ था। कहां पर हुआ है? आपका आबू धाबी के अंदर हुआ है। ध्यान रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना। ब्रिज समिट किस चीज से रिलेटेड है? इट वॉज रिलेटेड टू द मीडिया इवेंट और कंटेंट क्रिएटिंग से रिलेटेड। क्लियर है? कंटेंट क्रिएटिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। क्लियर? कहां पर हुई है? आबू धाबी के अंदर ये हुई है, यूएई के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक और समिट है, ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। जी हां, ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए एक समिट हुई है, ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। इंडिया ने इसको होस्ट किया है। क्या है? ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। एक ये समिट है, किसके द्वारा की जाती है? WHO के द्वारा की जाती है ये, और इंडिया ने इसको क्या किया है? इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसको होस्ट किया है, और ये सेकंड समिट है ऑन ट्रेडिशनल जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं हमारी, उनसे रिलेटेड, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उनका बेहतर यूज और इनोवेशन, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने देखा होगा आयुष मिनिस्ट्रीज हैं, हमारी उन्नति मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे हमारे इंडिया ने बहुत ज्यादा काम किया इस चीज के ऊपर। क्लियर है? और कहां पर हुई है? दिस ऑल्सो हैपेंड इन दी न्यू दिल्ली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज, जी हां, एक और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आया है न्यूज में। रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मस्ट बी फर्निश्ड इन द लैंग्वेज अरेस्टी अंडरस्टैंड्स। किस आर्टिकल से रिलेटेड है जी? एक आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 बात करता है कि नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, नॉर शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट और डिफेंड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन दी गई है। क्या प्रोटेक्शन है? फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं, संविधान ये कहता है, अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो सबसे पहले तो आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, यह आपका अधिकार है। दूसरा, आपका अधिकार है कि आपको एक लॉयर दिया जाए, लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाए, जो आपके केस को आपके सपोर्ट में आप
के लिए लड़ेगा। क्लियर है? ये आपका मौलिक अधिकार है। इसी के ऊपर यह था कि जो आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा वो एक तो रिटन भी होना चाहिए कि आपको रिटन में दिया जाए, दूसरा ऐसा नहीं है कि आपको वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आए। मतलब ये इसलिए था, फॉर एग्जाम्पल कोई मान के चलिए तमिलनाडु का कोई आदमी यहां पर आता है, भारत के सिटीजन है मान के चलिए, लेकिन वो तमिलनाडु से अगर यहाँ कोई आ रहा है घूमने के लिए दिल्ली वगैरह में, किसी वजह से दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, या यूपी के कुछ लोग उधर जा रहे हैं तमिलनाडु की तरफ, तो किसी वजह से पुलिस अगर अरेस्ट कर लेती है, तो जो पुलिस ने मान लीजिए आपको बता दिया कि इस वजह से अरेस्ट किया गया, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आया, उन्होंने तमिल में बताया, या यूपी में अगर वो दिल्ली में आए तो हिंदी में बताया, शायद वो नहीं समझते हैं उस लैंग्वेज को, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे कि आपको किस लिए अरेस्ट किया गया है, आपको पहली बात तो रिटन में देना होगा उनको, दूसरा उस लैंग्वेज में देना होगा जिस लैंग्वेज को वो समझता हो। हिंदी अगर आती है तो हिंदी में बताओ, तमिल आती है उसको तो तमिल में बताओ, इंग्लिश आती है तो भाई उसको इंग्लिश में बताओ, ये बताया गया। यही आर्टिकल 21 में लिखा हुआ था, लेकिन 21 में इतना क्लियर नहीं था कि रिटन में देनी है कि किस लैंग्वेज में देनी है। उनमें से लिख दिया कि यू शैल बी इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड यू हैव राइट टू, और यू कैन नॉट बी, यू शैल नॉट बी डिनाइड द लीगल प्रैक्टिशनर। क्लियर है? और क्या क्या है, अगर आर्टिकल क्लोज 2 की बात करूं, उसमें लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद, मतलब आपको अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश करा जाएगा। यह नहीं है कि पुलिस अरेस्ट करके थाने में लेकर बैठी है 3-4 दिन, नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाइए और बताइए किस ग्राउंड पर आपको अरेस्ट किया गया है। अगर चार्जेस बनते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब आपको आगे की कस्टडी देंगे, वरना आपको डिस्चार्ज कर देंगे। क्लियर है? तो आपको 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर किया जा सकता है, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा। क्लोज 3 क्या कहता है? Above two clauses will not apply to a person who is detained in accordance with the law providing for the preventive detention। अगर अब आर्टिकल, अगर मैं 20 की बात करूं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, या सॉरी प्रिवेंटिव डिटेंशन की नहीं, ये आफ्टर अरेस्ट की बात करता है, तो आर्टिकल 22 में एक और है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि आपने अभी कोई भी लॉ ब्रेक नहीं किया है, लेकिन लॉ ब्रेक करने से पहले ही आपको क्या कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो ये जो कानून, ये जो क्लोज है, ये उस प्रिवेंटिव डिटेंशन पर काम नहीं करते। लेकिन आर्टिकल 22 क्लोज 4 में ये लिख दिया गया है कि नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड, कि उसको डिटेन कब तक, कैन नॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 महीने से ज्यादा तो उसको भी डिटेन नहीं किया जा सकता, किसी वजह से कि आपके बाहर निकलने से या कहीं जाने से किसी वजह से कोई एविडेंस खराब हो जाएंगे, या डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, पीस को हार्म होगा, पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाएगा, तो अगर आपको डिटेन कर भी लिया गया लॉ तोड़ने से पहले, तो मैक्सिमम 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है, अनलेस एन एडवाइजरी बॉडी कंफर्म्स, कि अगर आपने एडवाइजरी बॉडी बनाई, वो कहती है कि नहीं इनको ज्यादा दिन के लिए डिटेन करिए, तो मेन क्या है, 3 महीने के लिए मैक्सिमम डिटेन किया जा सकता है आपको। अगर अरेस्ट कर लिया गया तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे, वो भी रिटन में, और वो भी उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को आप समझते होंगे। क्लियर है? क्लियर? और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या, मजिस्ट्रेट के यहां पेश करना होगा। ये अंडर आर्टिकल 22 में मेंशन है। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब ये भी ऐड कर दिया जाएगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट हैड सेड अंडर आर्टिकल 22 you shall be provided the written grounds of the arrest and in the language that you understands। तो बिल्कुल सही है सर। क्लियर? आर्टिकल 22 से रिलेटेड भी है और ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एक आर्टिकल 22 बड़ा ही फेमस है, राइट टू लाइफ का, कि यू शैल नॉट बी डेप्राइव्ड ऑफ योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और that liberty must follow a fair, just and reasonable procedure, कि आपकी जीवन जीने का अधिकार को हनन नहीं किया जा सकता, वोलेट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अगर आपने कोई कानून तोड़ा है और आपको सजा हुई है, तो आपको जीने का अधिकार तब भी है, लेकिन अगर कोई प्रोसीजर लॉ में लिखा हुआ है
उसी के अकॉर्डिंग आपकी उस लाइफ को जीने से रोका जा सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी मान लीजिए आपको फांसी हो गई है, तो भाई अब तो जीने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश में आपको उसको वॉयलेट करने का लिखा हुआ है, किस तरीके से इनको फांसी होगी, कैसे होगी, वो सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। इसी के अंदर एक चीज और आती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इस चीज से रिलेटेड एक केस है गोपालन केस। गोपालन केस आप पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस, गोपालन केस और मेनका गांधी केस इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 21 एंड इट इज अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दिस इज योर होमवर्क कि क्या है आर्टिकल 21 का रिलेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, गोपालन केस से और मेनका गांधी केस से। बड़े ही इंपॉर्टेंट दो केस हैं और बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास, हमें बहुत सारा और करंट अफेयर्स भी कवर करना है, लेकिन ये स्टैटिक टाइप है आपका, ये आपको जाकर होमवर्क में दोबारा से रिवाइज करना है। क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 14 says the प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, किस चीज से ऊपर लेटर है? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। अब एक बार देख लेते हैं क्यों ये न्यूज किस चीज से रिलेटेड है जी। एक प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, इट इज अ न्यू स्कीम बाय इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट फार्मर्स। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स गेट डायरेक्टेड फाइनेंशियल हेल्प, न्यू फार्मिंग टूल्स, क्रॉप इंश्योरेंस, लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। और क्या है? क्लियर, न्यू फार्मिंग टूल्स हैं, कोई नया टूल आया तो वो आपको मिल जाएंगे। क्रॉप इंश्योरेंस हो जाता है, अगर किसी सीजन की वजह से, बारिश की, बाढ़ की वजह से, तूफान की वजह से अगर क्रॉप खराब हो जाती है तो आपका इंश्योरेंस सरकार करती है उस चीज से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, वो इसको लीड करती है। क्लियर है? और क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यील्ड को बढ़ाना, क्लियर है, और मॉनसून पर रिलाई कम करना, इस चीज से रिलेटेड है। क्लियर? ये न्यूज में क्यों थी? सेंटर ने अनाउंस किए हैं 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कि एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि 2018 में लॉन्च किए गए थे, उसमें टू बी डेवलप, उनको डेवलप किया जाएगा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, कि फाइनेंशियल हेल्प ज्यादा होगी, नए अच्छे टूल्स होंगे, इरिगेशन अच्छा होगा, आपको फर्टिलाइजर इसी से मिल जाएंगे, तो इस चीज से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ध्यान रखें, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सिर्फ क्रेडिट से रिलेटेड नहीं है, क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड है, मॉनसून का रिलाई आपको कम कराने से रिलेटेड है। क्लियर है? तो इस ओवरऑल इसके आपको अबाउट पता हो और इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज वीबी जी राम जी, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये हमने कराया था। मनरेगा, आपको पता है मनरेगा एक पहले थी हमारी एक योजना, उसको चेंज कर क्या कर दिया गया? वीबी जी राम जी, फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2000, अब इसको एक्ट बना दिया गया है। मनरेगा को चेंज कर क्या कर दिया गया था? इसको नया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट तो 2005 में आई थी, उसको बदलकर क्या कर दिया गया? वीबी जी राम जी। क्या है? हमने पहले भी किया है शायद, ये लेस देन, उसमें 100 दिन का मिलता था, इसमें क्या है? बिल गारंटी करता है 125 दिन का आपको काम मिलेगा, आपको काम दिया जाएगा 125 दिन का, जो लेबर वर्क होगा वो दिया जाएगा। पहले क्या है? 100% फंडिंग सेंटर करता था, अब फंडिंग को डिवाइड कर दिया गया है 60-60 में। अब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 60% कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। क्लियर है? और क्या है? और यह है कि जो अगर हिमालयन स्टेट है उसमें 90 और 10 का रेशियो होगा, कि 10% स्टेट करेंगे और 90% स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। जैसे कि उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, यहां पर रेशियो कैसा होगा? 90-10 का। और यूनियन टेरिटरी में कैसा होगा? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, अगर वहां पर लेजिस्लेचर नहीं है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर है तो वहां कैसा रेशियो होगा? 90-10 का ही रेशियो होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे किस चीज से रिलेटेड है। चेंज किया गया है, पहले रूरल मिनिस्ट्री, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती थी वो देखती थी, अब इसके अंदर एक और कमेटी बना दी गई है, काउंसिल बना दी गई है, जिसको सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल बोला गया, वो इसको मैनेज करेगी। क्लियर है? इसको पढ़ लेंगे एक बार जूम कर, इसमें पूरी की पूरी नॉलेज आपको दी गई है। क्लियर है? इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि आपको मनरेगा में पहले पूरे साल काम मिलता था, 100 दिन का, कभी भी मिल सकता था, लेकिन अब वीबी जी राम जी में
जब आपका फार्मिंग सीजन आएगा उस समय पर जो वीबीजी रामजी में जो लेबर वर्क है वो आपको नहीं मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ऑल अराउंड द ईयर मिलता था, लेकिन इस समय अब फार्मिंग सीजन के समय पर आपको ऐसा काम नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आप देखते हैं जब फसल वगैरह कटती है तो लेबर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो अगर वो मनरेगा या उसी काम में है तो लेबर्स वगैरह नहीं मिल पाती हैं, फसल लेट हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, बड़ी दिक्कत आती है। उस समय पर इसको रोकने के लिए और उस लेबर को डाइवर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड्स में डाइवर्ट करने के लिए ऐसा शायद किया गया है, ऐसा सरकार का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। शांति बिल हमने देखा ये किस चीज से रिलेटेड है? न्यूक्लियर से रिलेटेड है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। फुल फॉर्म क्या है शांति की? द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म में ध्यान रखेंगे। 2025 में लाया गया था, अब ये क्या हो गया? एक्ट बन चुका है समय पर। इसको एटॉमिक एनर्जी बिल भी बोला गया। और ये किस लिए न्यूज में है? क्योंकि इंडिया ने जो अपना एनर्जी सेक्टर है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है, उसको ओपन किया है प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन के लिए। पहले प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं था इसमें न्यूक्लियर एनर्जी में, अब आ गया है। पहले सरकार की मोनोपोली थी, अब सरकार की मोनोपोली नहीं रही है। क्लियर है? देख लीजिए, यही बात थी। मॉडर्न और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इसको बनाने के लिए दोनों को इंक्लूड किया है, और इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट और बेहतर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए इंक्लूड किया गया। पहले क्या था? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1960 था और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज 2010 था। उसमें क्या हुआ था? सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं या गवर्नमेंट ही इसके अंदर मोनोपोली होल्ड करती थी। अब उसको क्या कर दिया गया है? फॉरेन और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दिया गया है इस बिल के द्वारा। क्लियर है? ये एक कंपैरिजन बॉक्स मैंने बनाया है आपके लिए, देखेंगे। एनर्जी एक्ट 1962 क्या है? पहले कंप्लीट कंट्रोल देता था, अब क्या है? प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन भी अलाउड है। नो रोल फॉर प्राइवेट कंपनीज, जब प्राइवेट फर्म्स आ सकते हैं। इफेक्टिवली स्ट्रिक्टली ड्यू टू लीगल पॉलिसी टर्म्स, अब इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया, फॉरेन पार्टनरशिप भी इसके अंदर आ गई है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे शांति बिल किस चीज से रिलेटेड है। क्लियर है? न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, जो कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि जो बिजली बनाने के लिए है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए सर कुछ भी नहीं है। क्लियर? जो न्यूक्लियर एनर्जी जैसे आप बिजली बनाते हैं, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, उससे इससे रिलेटेड है। वहां पर प्राइवेट और फॉरेन एंटिटीज को एंट्री मिल गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 240, जी हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 240, यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड दैट नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन द अपकमिंग विंटर सेशन वुड ब्रिंग चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 250। ये बात चली थी कि सरकार 2040 240 आर्टिकल लेकर आने वाली है और उसको चंडीगढ़ को इंक्लूड कर देगी अंडर आर्टिकल 240। अब है क्या आर्टिकल 240, ये देख लेते हैं। इट इज, पहली बात तो कहां पर लिखा हुआ है? इट इज रिटन इन दी पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ये यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है किस चीज से? इट ग्रांट्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू मेक द रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज या सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। और कौन कौन सी इसमें इंक्लूडेड है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये 4 यूनियन टेरिटरीज जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। अब तो क्या हो गया? दादरा नागर हवेली दमन दीव एक कर दिए गए हैं। क्लियर है? तो अब क्या है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन सर्टेन यूनियन टेरिटरीज के लिए इनके पीस, प्रोग्रेस और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट स्पेशल रेगुलेशंस ला सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? तो चंडीगढ़ से रिलेटेड क्यों था? क्यों? क्योंकि अगर ऐसा आता है तो ये चंडीगढ़ को इस एक्ट के अंदर यानी प्रेसिडेंट के अधीन लेकर आ जाएगा। वो इससे कोई भी रेगुलेशन ला सकते हैं, कोई ऐसी बॉडी बना सकते हैं। ये क्या करे? इट विल ओपन द डोर टू एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा जो चंडीगढ़ को क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेट करेगा। और अभी चंडीगढ़ किसके गवर्नर कौन है? जो पंजाब के गवर्नर हैं वही करंटली एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ के। अगर ये 240 आर्टिकल में आ जाती है चंडीगढ़, तो फिर एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर आएगा।
ये नहीं कि कोई अगर पंजाब का गवर्नर है वही चंडीगढ़ का भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 240 किस चीज से रिलेटेड है? यूनियन टेरिटरीज के स्पेशल, जो सर्टेन यूनियन टेरिटरीज हैं उनके रेगुलेशन से रिलेटेड है, और चंडीगढ़ अभी उसका पार्ट नहीं है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज नॉट इंक्लूडेड और आउट ऑफ द अंडर आर्टिकल 250। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डे? पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर को बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे टू मार्क द अडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान का जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है लास्ट में, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर वी डू हेयरबाय अडॉप्ट enact and give to ourselves this constitution। तो क्या लिखा हुआ है कि 26 नवंबर को हमने 26 नवंबर 1949 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया और अपने आप को संविधान दिया। क्लियर है? तो संविधान दिवस कब? एक नेशनल लॉ डे भी है या कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी है। 2015 से ये बनाना चालू लगा था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उन्होंने इसको नोटिफाइड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डे। क्लियर है? The day was celebrated as the tribute to the Dr. Ambedkar as a chairman of the drafting committee। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने एक्चुअल में संविधान को ड्राफ्ट किया, उसके जो चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनके ट्राइब्यूट देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। की फैक्ट्स क्या है? 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे सर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। क्लियर है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बना रही थी उसके थे, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे जब वही असेंबली एक नॉर्मल प्रेसिडेंट यानी संसद के रूप में जो डेली देश की डे टू डे बिजनेस को चेक करने के लिए थी, उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। क्लियर है? तो 2 काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान भी बना रही थी और आज की पार्लियामेंट का काम भी कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? ऑब्जेक्टिव एंड रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव एंड रेजोल्यूशन पास किए, जिसमें बताया गया क्या हमारा गोल होने वाला है, किस तरफ हम फोकस करेंगे। क्लियर है? क्या हमारा गोल होगा, क्या संविधान बना रहे हैं, क्या हमारी बुनियादें होंगी, क्या हमारी एक आइडियोलॉजी होगी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इनकी बात करी हमने, जो कि एक्चुअल में प्रियम्बल के अंदर दिखाई देता है। प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है हम सोवरेन होंगे, हम सोवरेन हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हमारे देश के अंदर है। क्लियर है? कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 के अंदर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड एज द टेम्पररी लेजिस्लेचर अंटिल अ न्यू वन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी कि फर्स्ट इलेक्शन 1951 में जब पहले इलेक्शन हुए और जब पहली बार एक लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट बनकर आई, लोकसभा बन गई, तब उसने एक्चुअल में काम करना स्टार्ट करा। वरना उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो मैं अभी बता रहा था, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, संविधान भी बना रही थी और एक टेम्पररी लेजिस्लेचर का भी काम कर रही थी। क्लियर है? ध्यान रहेंगे। तो ये है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ध्यान से, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की ही कॉपी है। ये उसका फ्रंट पेज था। ये एक लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखेंगे, लॉन्गेस्ट है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड, इट वाज हैंड रिटन एंड स्टोर्ड इन अ हीलियम फिल्ड गैस। हीलियम फिल्ड गैस में, यानी कि वो डिस्ट्रॉयड ना हो गैसेस वगैरह, केमिकल रिएक्शन वगैरह से, और उसको हैंड रिटन से बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, हाथ से लिखा गया था पूरे संविधान को। ये जो देख रहे हैं ना, कंप्यूटराइज लग रही है आपको, सब हाथ से लिखी हुई राइटिंग है ये। और इसके ऊपर जो ये कलाकारी करी गई है, इसको भी हैंडीक्राफ्ट किया गया था, आर्टिशंस ने हैंडीक्राफ्ट किया था। जो आचार्य नंदलाल बोस है, आचार्य नंदलाल बोस एक इंस्टीट्यूट है हमारा, आर्टिस्ट बाय शांति निकेतन अंडर द गाइडेंस ऑफ आचार्य नंदलाल जो बोस हैं, शांति निकेतन के डायरेक्टर थे उस समय, उन्होंने इस चीज को क्या किया था? लीड किया था। तो सर कलाकारी पूरी की पूरी हैंड रिटन से करी गई है, हैंडीक्राफ्ट है सारा, और लिखा भी हैंड राइटिंग से गया है। क्लियर है? तो दिस इज द पिक्चर ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल लिखा हुआ है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोशलिस्टिक और सेकुलर हालांकि बाद में आया, सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पहले ओरिजिनली नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर है? 42वें संशोधन में इनको ऐड किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
टाइम भी हमारा होने वाला है, काफी टाइम हो गया। देखिए खत्म होने के टाइम पर ही आ गए। ये शेड्यूल्स थे, हमने बात करी थी शेड्यूल्स की। और कितने पार्ट्स हैं टोटल इस समय? 22 पार्ट्स हैं संविधान के। कितने पार्ट्स हैं? 22। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे? ओरिजिनली भी 22 ही पार्ट्स थे। इस बार अभी भी 22 पार्ट्स ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। 22 पार्ट्स। ध्यान से, लास्ट का क्या दिखाई दे रहा है? लास्ट क्या है? 22। लेकिन अगर टोटल मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26। ये कैसे सर? बीच में जो पार्ट्स हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल पॉलिटीज को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया 42वें संशोधन में, उसमें लास्ट तो 22वां ही पार्ट है, लेकिन जैसे पार्ट 4A जोड़ दिया गया। 4 था पहले, 4A जोड़ दिया गया। 9 था, 9A जोड़ दिया गया म्यूनिसिपल पॉलिटीज के लिए, पंचायत के लिए पहले से था। 19B कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जोड़ दिया गया बाद में। क्लियर है? तो ऐसे ही ट्राइब्यूनल्स के लिए पार्ट्स को बीच में जोड़ दिया गया। लास्ट आज भी 22वां पार्ट है और लास्ट आर्टिकल भी आज भी 395 है, और इस समय आर्टिकल 450 से ज्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे कहां से पूछे जाते हैं? पॉलिटी के करंट अफेयर्स आपको इस ही तरीके से पढ़ने पड़ेंगे सर। कोई भी अगर करंट इशू चल रहा है, जैसे कि हमने एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा, तो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ भी अगर न्यूज में चल रहा है, किसी पार्टी को किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड किया गया, या कहीं सरकार चेंज हो गई, कुछ पार्टी के मेंबर्स कहीं छोड़कर चले गए, तो ऑटोमेटिक आपको लगता है जो डिफेक्शन लॉ है 10th शेड्यूल है, वो अपने आप न्यूज में आ जाता है। तो वो बिल्कुल चांसेस है कि आपके एग्जाम में वो पूछा जाएगा। तो आपको क्या है, उसको दोबारा से रिवाइज करना है। कोई फंडामेंटल राइट, कोई केस है जो बहुत फेमस केस है, वो चल रहा है, उसका डिसीजन आया है कि कोई डिस्प्यूट्स है, वो चल रहा है। अभी यूजीसी से मामले, यूजीसी को लेकर काम चल रहा है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उन्होंने रेगुलेशंस निकाल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इस समय पूछा जाएगा इक्वालिटी को रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, 15 में क्या लिखा हुआ है, 16 में क्या लिखा हुआ है। तो आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, पूरा पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और प्रियम्बल, ये आपके पॉलिटी में सर टिप्सों पर होना चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से आता है पॉलिटी के अंदर। गवर्नेंस क्या होगा? पॉलिटी से रिलेटेड जो भी कोई बिल है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इशू है, वो अगर आता है तो वो पॉलिटी से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। जब तक आपको पॉलिटी ही नहीं पता, कंसेप्ट ही नहीं पता पॉलिटी का, तो आप गवर्नेंस नहीं पढ़ सकते। क्लियर है? तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, डीपीएसपी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पार्लियामेंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव सेंटर और स्टेट की एग्जीक्यूटिव अच्छे से पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नेशनल इमरजेंसी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पॉलिटी में पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, कुछ करंट अफेयर, कुछ पॉलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, जो यूपीएससी के पास्ट कुछ ईयर्स में आए हैं लगातार, और कुछ हमने भी डेवलप किए आपके लिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी की प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको सारे, जब तक क्लास होगी आपको तब तक एक बार रिवाइज कर लेना है, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस पता चल जाएगी, और उससे यह भी होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कहां हमारी किस टॉपिक को लेकर कमी है। क्लियर है? चलिए जब तक प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।